दोस्तों आज का प्रोग्राम कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे, जरा मिलके ये वीडियो देखते हैं। वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी। बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है। सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये ईरान के जो कैपिटल सिटी तेहरान से की वीडियो है और हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे साथ शो पर मौजूद है नाजिया इलाही खान। इनसे बात करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि 2022 के बाद माशा अमीनी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और आज हम 2024 में है। स्टिल एक जंग है ईरान में, बैड हिजाब, बैड विमेन, गुड विमेन। इस पे हम बात करेंगे। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। नाजा जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाजा जी, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला, मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इनवाइट करने। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मैं ये पाकिस्तान का एक चैनल है नाइला पाकिस्तान, मैं इस पर अपना एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो आप सभी लोग को पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच शैला, मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इनवाइट करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी इस दुनिया में, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं या भारत नहीं या दिल्ली नहीं, इस दुनिया में जहां पर भी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कई ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि नाजिया बैठे और इसको एक्सप्लेन करे। जबरदस्त। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती भी, उबासियां लेती भी वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी। और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है। और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में, क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। उस बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। अब आते हैं ईरान के बारे में, जानते हैं कि क्या ईरान पहले से ही इतना कट्टर था? क्या ईरान में पहले से ही गुड हिजाब और बैड हिजाब था? क्या ईरान में पहले से ही औरतों को इतना ज्यादा एड़ियों के नीचे कुचला गया था? तो अब इसके इतिहास को खोलते हैं। ईरान जो कई बार उजड़ा फिर कई बार बसा, ईरान जिस पर कभी पारसियों का एक बहुत बड़ा हक हुआ करता था, ईरान जो अब पिछले कई डेकेड से शिया कम्युनिटी के पकड़ में है और हमेशा
अपनी कट्टरता से, अपनी आतंकी सोच और विचारधारा से हमेशा चर्चे में रहता है। ईरान जो पिछले कई डेकेड से शियाओं का गढ़ बना हुआ है, और अपने ईरान जो कि शिया मुस्लिम देश ही हम कहेंगे, क्योंकि अब वहां पर तो सुन्नी को रहने नहीं दिया जाता है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जब मुसलमान सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ करके एक होते हैं, और मुसलमान के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है अल कुरान, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरब और ईरान कभी एक नहीं हो पाया? हमेशा एक ऐसी जंग अरब और ईरान में रही जो किसी किसी के भी वजह से कन्फ्रंटेशन हो जाए, टेबल टॉक हो जाए, कभी भी वो दोस्ती में नहीं बदल पाई। ईरान और अरब को हम यूं देख सकते हैं मानो जैसे सांप और नेवला की लड़ाई। जैसे सांप और नेवला कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से अरब जो सुन्नी कम्युनिटी से भरा पड़ा है, और ईरान जो शिया कम्युनिटी से भरा पड़ा है, दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए, कभी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 1950 में जाएं, 1936 में जाएं, और उसके बाद फिर 2024 में आए, तो आज भी वहीं का वहीं ईरान पड़ा हुआ नजर आता है, सुन्नी और शिया वाला। अच्छा, जहां एक तरफ ईरान अपने नफरती बयान, आतंकी सोच, इस्लामिक कट्टरता की वजह से पिछले कई जमाने से, डेकेड से हम पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर रहता है, वहीं ईरान मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से, तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे, वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। अब ये चीज सॉल्व करने, इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत पीछे देखते हुए टूरिज्म वहां पर जाना नहीं चाह रहा था, और हर एक बार कोई ना कोई एक उनके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा था। कभी नौजवान, कभी जो शिक्षा लेने वाले थे वो शिक्षक होना चाहते थे, लेकिन ईरान के जो मजहबी कट्टरपंथी थे वो चाहते थे कि नौजवान मदरसे जाए, नौजवान मस्जिद जाए, नौजवान यूनिवर्सिटी ना जाए, नौजवान ना जाए, नौजवान कॉलेज ना जाए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना पढ़े। बस ये विरोध नौजवानों के दिल में उबलता रहा, और 2020 और 21 में हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसमें ईरान की मोर देन 68% मस्जिदों पर ताला लग गया। इस दर्द से ईरान और मजहबी कट्टरपंथी अभी उभरे भी नहीं थे, और मजहब के ठेकेदार जो इस्लाम की रिचुअल, रीति रिवाजों में मुसलमान बेटियों को वहां पर बलि चढ़ा रहे थे, जैसे निकाह मुत्ता। यहाँ तक के उसमें एक बच्ची थी जो क्लास 10 की स्टूडेंट थी, जिसने ये कहा था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने अपनी पहली अहलिया, अपनी पहली बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बिजनेस करने से नहीं रोका, निकाह के बाद भी वो तिजारत कर रही थी, वो बिजनेस कर रही थी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम वो बकरियां ही चरा रहे थे, वो उनके यहाँ अपनी अहलिया, अपनी बीवी के यहाँ नौकरी ही कर रहे थे। तो आप होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हमें हिजाब में रहना है या हमें खामोश रहना है या हमें प्रदर्शन करना है कि नहीं करना है। अब आते हैं कि क्या ईरान पहले से वैसा ही था? नहीं, ईरान तो बहुत मॉडर्न था। ईरान इतना मॉडर्न था कि लड़कियां बिकिनी में आराम से रहती थी। इवन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में स्विमिंग के क्लासेस कराए जाते थे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं शैला, 1940 में ये वही ईरान था जहां हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई हुई थी, हिजाब पहनना नहीं। 1936 में पहलवी रजा शाह जब वहां के मुखिया बने थे और पूरे ईरान का कारभार उनके हाथ में आया था, पूरे ईरान के बागडोर उनके हाथ में आए थे, तो उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि मजहबी कट्टरपंथी से हम ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, हम ईरान को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, हम ईरान को पावरफुल नहीं कर पाएंगे, हम ईरान को साइंटिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, शाह रजा शाह ने बिल्कुल महिलाओं को शिक्षित करवाया, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनो, तुम्हें जैसी जिंदगी जीनी है वैसी जियो, तुम जो चाहती हो वो करो, लेकिन
under the barricade of Islam, under the barricade of Iranian law, under the barricade of तहजीब एंड तमद्दन। तो वो महिलाएं उसको एक्सेप्ट करके वो अपनी अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने पर बिल्कुल आगे चल चुकी थी। अब जब पहलवी शाह रजा शाह की उम्र हुई और वो गद्दी उनके बेटे को मिली जिनका नाम था मोहम्मद रजा दहलवी। अब वो तो सोने पर सुहागा निकल गए, अपने पिता से भी 2 हाथ आगे निकल गए। वो उनके पिता ने तो ईरान को रिफॉर्म किया, ईरान को एडुकेट किया, ईरान को साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग किया, ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, ईरान को बहुत मॉडर्न ईरा में चेंज कर दिया, हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी। इनके बेटे मोहम्मद रजा दहलवी ने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को इम्प्रूव किया। और जैसे ही उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को ईरान में इम्प्रूव किया, सारे डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री में, कोर्ट में, हर जगह पर वुमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने इतना फैला दिया और टूरिज्म इतना फैल गया कि ईरान सारे मुस्लिम देशों में अरब को कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक हो गया, सही, ठीक है। अब उसके बाद अंदर ही अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो दोनों बाप बेटे हैं इनको उखाड़ करके फेंकना चाहिए और ईरान को अपने कब्जे में लेना चाहिए। अब यहाँ पर वो आता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ, अब यहाँ पर वो आता है जो अभी बांग्लादेश के साथ हुआ। पाकिस्तान को जिन्ना ने क्यों बनाया था? क्या इकोनॉमिकली पावरफुल करने के लिए बनाया था? क्या बेटियों को एम्पावर करने के लिए बनाया था? क्या पाकिस्तान को एक शिक्षित कंट्री बनाने के लिए बनाया था? क्या पाकिस्तान को साइंटिफिकली बहुत बूस्ट करने के लिए बनाया था? नहीं, नफरत करने के लिए बनाया था। और पिछले 77 साल से पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ नफरत सीखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखते हैं। आज पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि सच्चा मुसलमान है कौन। शिया अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, अहमदी अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, बरेलवी अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, बोरी अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, और इन सब पर हावी होकर के सुन्नी कहता है कि वही सबसे बड़ा मुसलमान है और वो किसी भी हालात में मर जाए क्योंकि वो रसूल की उम्मत में से आता है तो वो जन्नत जाएगा। ठीक वही हालात धीरे धीरे ईरान के होते हुए नजर आए। पर आज इस लड़की ने जो प्रोटेस्ट किया है, जो एक दृश्य थोड़े से सेकंड का, थोड़े से मिनट का उसने दिखाया है, एक बार फिर से ईरान की सरकार को, ईरान के गश्ते इरशाद पुलिस को और ईरान को समर्थन देने वाले हर वो मुस्लिम कंट्री को की नींद उड़ा दी है कि क्या वाकई में अभी भी ईरान को इम्प्रूव होना बाकी है? क्या ईरान पर अभी भी कड़ी नजर यूएन को रखना बाकी है? क्या ईरान पर अभी भी तबसरा करना बाकी है? क्या ईरान पर यूएन की एक टीम अभी भी भेजनी बाकी है? क्या ईरान पर हर रोज डिबेट करना जरूरी है? क्या ईरान की बेटियों को आज भी कुचला जा रहा है? क्या ईरान की बेटियों को रस्म रिवाज की पाबंदी का आज भी शिकार बनाया जा रहा है? क्या ईरान की बेटियों को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज भी नंगा किया जा रहा है? क्या ईरान की महिलाओं को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज भी बेआबरू और बेइज्जत करके सरे बाजार बेचा जा रहा है? ये सवाल फिर से उठकर खड़ा हुआ है और इसका जवाब ईरान की सरकार को, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे या चाहे वो यूएन में बैठ करके दे, दो में से एक तो उसको चूज करना ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू नाज़िया जी ने की कि ये जो बच्ची है, क्योंकि इसका नेम अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी जाती हैं और यूनिवर्सिटी के गार्ड इसके साथ बदतमीजी करते हैं, इसका शिकाफ होते हैं कि तुमने सही से हिजाब नहीं पहना है। बिल्कुल जैसे नाज़िया जी ने कहा कि माशा अमीनी वाला केस इसके सामने हुआ, लेकिन इसने अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेस्ट में कवर करके यूनिवर्सिटी के बाहर किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होगी। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और सोशल मीडिया पे अभी बड़ी दुआएं मांगी जा रही हैं कि क्योंकि ईरान के जैसे बिहेवियर नाज़िया जी ने बुलाया कि ये इतना मारते हैं, औरतों पे इतना तशद्दुद करते हैं कि जेलों के अंदर ही उनको खत्म कर देते हैं और बाद में सिर्फ एक बयान बताते हैं कि बस जी वो नहीं बच सकी और खत्म होगी। आप कुछ कह रही थी जी? मैं कह रही थी कि हमारे इस दुनिया के सभी मुसलमान पुरुषों को ये समझना पड़ेगा, हिजाब, मजार, फिरका इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो? क्यों अपने अपने मतलब का इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हो? हिजाब, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिजाब, मजार, फिरका इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। तो जो तशद्दुद मुसलमान बेटियों पर हिजाब पहनाने के लिए हो रहा है,
या जो मॉलेस्टेशन मजार के अंदर हो रहा है, या जो फिरका परस्ती के नाम पर जो गले रहते जा रहे हैं, जो एट्रोसिटी, बार्बरिक एट्रोसिटी की जा रही है, जो ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है फिरका परस्ती के नाम पर, ऊंच नीच किया जा रहा है, सच्चे और अच्छे और कच्चे और मुच्चे मुसलमानों को ढूंढा जा रहा है फिरका परस्ती के नाम पर, मुझे लगता है कि जो इस्लामिक पनिशमेंट सर तन से जुदा का है वो तो इनको देना चाहिए, जो मजार परस्ती कर रहे हैं, जो फिरका परस्ती कर रहे हैं, और जो हिजाब पहनाने की जबरदस्ती वो गुंजाइश पैदा कर रहे हैं जो हमारे अल कुरान ने हमें दिया ही नहीं है। क्योंकि हमारे अल कुरान में सूरह अल नूर में जिल्बाब का जिक्र है, एंड जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड, और उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। दैट्स इट। द सेकंड पार्शियलिटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्शियलिटी इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना ही चाहिए। हमारे भारत में 2021 में और 22 में एक बहुत बड़ी जंग हुई सर्वोच्च न्यायपालिका में कि मुसलमान बेटियां भी मस्जिद में जाएंगी नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें एक मखसूस जगह बनाई जाए, एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट जगह बनाई जाए जहां पर मुसलमान बेटियां जाकर के नमाज पढ़ सकती। मेरे ख्याल से 10 या 12 मस्जिदों में बना, पूरे भारत में 10 या 12 मस्जिदों में बना, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए, और बाकी में नहीं बना। हालिया में अभी ये वाले रमजान में आपको पता ही है कि मैं मस्जिद घुस गई थी, शाही मस्जिद टिप्पू सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए, तो मुझे अंडरवियर और गमछे वाली जगह मिली थी नमाज पढ़ने के लिए, पीछे अंडरवियर फैला हुआ था। तो अब मुसलमान पुरुषों का क्या कहना है कि लड़कियां अगर नमाज पढ़ने आएंगी तो ये घर में मतलब एक पूजनीय की तरीके से मानते हैं। इवन मैं जब सनातनियों के घर में जाती हूँ तो जो वहां के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं अगर पैर छूने लगती हूँ तो कहते हैं बेटियां पैर नहीं छूती बच्चे, ऐसे बोलते हैं, बेटियां पैर नहीं छूती बच्चे, आप तो यहाँ पर बैठने वाली चीज हो, आप तो हमारी धन लक्ष्मी हो, आप अपना पैर लेकर आए हो हमारे घर पर, समझो लक्ष्मी आई है हमारे घर पर। तो आप सोचो कि कितना मान है। और इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में अगर एक वाहिद कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, जिसमें गॉडेस है, जिसके चरणों पर पुरुष फूल चढ़ाते हैं, जिसकी अंजलि पुरुष देते हैं और पूरा दिन भूखे रह करके। तो ये एक वाहिद धर्म है जिसमें महिलाओं को सर्वप्रिय, सर्वप्रथम और इतना मान सम्मान दिया गया है जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। एक होता है ना, आप जैसे दूर से बोल रहे हो, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो वो एक रिस्पेक्ट है। धामपुर में एक महंत जी रहते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे गोद ले लिया है, तुझे कभी भी कुछ भी होगा, ये महंत जो है ना पहले छाती अपनी आगे रखेगा। धामपुर में उनका बहुत बड़ा मठ है। तो उनका कहना है कि पिछले जन्म में तू मेरी बेटी थी, इसलिए मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, तू मुझे पिता बोल। मैं उनको महंत जी बोलती थी, वो कहने लगे नहीं तू मुझे पिता बोल। मैंने कहा ठीक है, मैं पिता ही बोलती हूँ आपको। तो वो जो इंटरनल लव है ना, वो दिखाई देता है बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो वो उसको मैं एक्चुअली हम सभी को, हम सब मुस्लिम बेटियों को और मुस्लिम बीवियों को तो बहुत मिस करना चाहिए। थैंक गॉड आई एम सिंगल, किसी का झाड़ नहीं सुनना पड़ता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैं सिंध में थी और जब मैं मिट्टी में गई जहाँ पे बहुत ज्यादा हिंदू रहते थे, तो सेम उनका जो एक बिहेवियर था मेरे साथ भी यही था कि जब घर बेटी आ जाती है ना तो सब कुछ आ जाता है। और मैंने जब दिवाली वहां मनाई और जब मैं रात के वक्त वहां एंटर हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के मुताबिक इस टाइम जो है माँ लक्ष्मी, अगर आप आई हैं तो माँ लक्ष्मी का रूप। तो मैं खुद मतलब कि हमारे डिफरेंट रिलीजन है, वो धर्म से है, मेरा इस्लाम रिलीजन है, लेकिन मोहब्बत से कनेक्टिविटी इतनी बड़ा प्यार किया। तो मैं ये कहूंगी कि ईरान के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट है और बैड हिजाब गुड हिजाब से निकलना पड़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए इस वजह से है कि भारत की जो विमेन है वो इंडिपेंडेंट है। वहां पे आप देखिए वो साइंटिस्ट है, वो वहां पर देखिए आर्मी के अंदर जो है अपनी जॉब दे रही है। आप जैसे महिलाएं जो है लाखों लोगों को एड्रेस करती हुई नजर आती हैं। तो क्या भारत के अंदर मुसलमान जी नहीं रहे? 20 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी
अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिख देना कुछ। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।